नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था पर। नमस्कार। बिल्कुल, ये विषय आज के दौर में भारत के लिए शायद सबसे अहम है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का तमगा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भारत जो भी कदम उठाता है उसका असर न सिर्फ अपने 1.4 अरब लोगों पर पड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट लक्ष्यों पर भी। ये सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स की कमी और पर्यावरण के बिगड़ते हालात जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने की भी कहानी है। और यहीं पर शायद ग्रीन इकोनॉमी या हरित अर्थव्यवस्था की बात आती है। मतलब एक ऐसा मॉडल जो विकास भी करे और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। हाँ, ग्रीन इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो यही रास्ता सुझाता है। एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को आप कह सकते हैं कम से कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करे और जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, मतलब समावेशी हो। अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तस्वीर शायद और साफ हो जाती है ना? कहाँ खड़े हैं हम असल में? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 7 से 8% सालाना रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। ओह, और यहीं पर चुनौती साफ दिखती है। पर अच्छी बात भी है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में, हाँ, उसमें हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं। अच्छा, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। गरीबी भी कम हुई है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ चुनौतियां अब भी बहुत बड़ी हैं। स्केल बहुत बड़ा है। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान, कोई रोड मैप जरूर होगा, कुछ तो होगा। हाँ, बिल्कुल। एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। इसकी बुनियाद आप कह सकती हैं 2008 में रखे गए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी एनएपीसी से पड़ी। एनएपीसी 2008, ठीक है। हाँ, ये एक तरह की छतरी है जिसके नीचे 8 नेशनल मिशंस हैं जो अलग अलग जरूरी क्षेत्रों पर फोकस करते हैं। 8 मिशंस, ये तो काफी विस्तृत लगता है। क्या हम कुछ खास मिशंस पर थोड़ी गहराई से बात कर सकते हैं? मतलब वो कौन से हैं जिनका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है? जरूर। सभी मिशन अहम हैं, पर कुछ का जिक्र करना जरूरी है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा विजिबल है। सबसे पहले नेशनल सोलर मिशन। सोलर मिशन, हाँ। इसका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 500 गीगावाट जीडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना। 500 GW। हाँ, टोटल रिन्यूएबल, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी का होगा, करीब 280 गीगावाट। और इसे मिशन का नतीजा है कि भारत में सोलर पावर की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया में सबसे कम हो गई हैं। ये कोयले से बनने वाली बिजली को अब टक्कर दे रही है। ये तो वाकई गेम चेंजर लगता है। अच्छा, और दूसरा कौन सा मिशन अहम है? दूसरा है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मकसद है ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करना। इसमें एक बहुत कामयाब स्कीम है, PAT यानी परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। PAT स्कीम, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां अपनी तय सीमा से ज्यादा बिजली बचाती हैं, वो एक तरह का बचत सर्टिफिकेट कमा लेती हैं। अच्छा, जिसे वो उन फैक्ट्रियों को बेच सकती हैं जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाईं। इससे बचत करने वालों को सीधा आर्थिक फायदा होता है। अच्छा, यानी बाजार आधारित तरीका अपनाया गया है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। स्मार्ट। और वो LED बल्ब वाली योजना भी इसी का हिस्सा थी, उजाला। हाँ, उजाला योजना, बिल्कुल। उसके तहत 36 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे गए। आप अंदाजा लगाइए, इससे सालाना लगभग 47 अरब किलोवाट आवर बिजली की बचत हुई। बाप रे, 47 अरब यूनिट्स। हाँ, ये दिखाता है कि छोटे कदम भी मिलकर कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और शहरों के लिए भी कोई मिशन है? क्योंकि हमारे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और वहाँ एनर्जी की खपत भी जाहिर है ज्यादा है। उसके लिए है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट, हाँ, ये शहरों में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाने, शहरी प्लानिंग को सस्टेनेबल बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने पर जोर देता है।
आजकल जो स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है, हाँ, स्मार्ट सिटीज। वो भी इसी सोच का, इसी मिशन का एक हिस्सा है। और जंगलों का क्या? क्लाइमेट चेंज से लड़ने में उनकी भी तो बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से। ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य ही यही है, वनीकरण को बढ़ावा देना और मौजूदा जंगलों की सेहत सुधारना। टारगेट है 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर नए पेड़ लगाना। ओके। और अतिरिक्त 50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की इकोसिस्टम सेवाओं जैसे पानी और मिट्टी का संरक्षण, उनको बेहतर बनाना। ये राष्ट्रीय योजनाएं तो है, लेकिन क्या हम इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, जैसे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज? हाँ, बिल्कुल। भारत ने एसडीजीज, जिन्हें 2030 एजेंडा भी कहते हैं, उनको अपनी राष्ट्रीय योजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाया है। नीति आयोग इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट करता है। नीति आयोग, हाँ। और राज्यों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी जारी करता है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बनती है कि कौन बेहतर कर रहा है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से भारत कैसा कर रहा है एसडीजीज पर? कहाँ सफलता मिली है, कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, मिला जुला प्रदर्शन है। अगर हम देखें तो गरीबी कम करने एसडीजी 1, प्राइमरी एजुकेशन तक सबकी पहुंच बनाने एसडीजी 4 और साफ ऊर्जा, खासकर बिजली तक पहुंच बढ़ाने एसडीजी 7 में हमने काफी अच्छी प्रगति की है। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पोषण एसडीजी 2, पीने के पानी की गुणवत्ता एसडीजी 6 और लैंगिक समानता एसडीजी 5 जैसे मामलों में चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। तो कुछ क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़े हैं, कुछ में भी बहुत काम बाकी है, कह सकते हैं। ये तो हुई नीतियां और लक्ष्य, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या कोई नियम कानून या आर्थिक प्रोत्साहन है जो कंपनियों और लोगों को सही दिशा में ले जाएं? हाँ, देखिए, नीतियां बनाना पहला कदम है, उन्हें लागू करना असली चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए कई तरह के रेगुलेटरी यानी नियामक और फिस्कल यानी आर्थिक साधन इस्तेमाल होते हैं। एक अहम टूल है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, हाँ, यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये आकलन जरूरी है कि उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि कई बार इसकी प्रक्रिया और इसमें जनता की भागीदारी कितनी प्रभावी है, इस पर सवाल उठते रहे हैं। अच्छा, और आर्थिक उपायों में क्या शामिल है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या डिसइंसेंटिव्स? हाँ, एक महत्वपूर्ण कदम है ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना। भारत इस मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। ग्रीन बॉन्ड्स? हाँ, इन बॉन्ड से जुटाया गया पैसा खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों में ही लगाया जाता है। ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस का एक समर्पित जरिया बन गया है। ओके। इसके अलावा जीएसटी में भी कुछ रियायतें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर जीएसटी की दर कम रखी गई है। अच्छा, टैक्स में छूट? हाँ, और एक कोल सेस यानी कोयले पर टैक्स भी लगाया गया था, जिसे अब क्लीन एनर्जी सेस कहते हैं। इससे जमा होने वाला पैसा नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के कामों को फंड किया जाता है। चलिए, अब कुछ खास सेक्टर्स की बात करते हैं जहां ये बदलाव सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी तो काफी सुनने में आती है। क्या वाकई क्रांति आ गई है इस क्षेत्र में? क्रांति कहना शायद गलत ना हो, खासकर सोलर एनर्जी के मामले में तो बिल्कुल। आप सोचिए, 2014 में भारत की कुल सोलर क्षमता सिर्फ 2.6 गीगावाट GW। हाँ, और आज 2024 में ये 70 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 70 गीगावाट? हाँ, ये लगभग 35 गुना की बढ़ोतरी है सिर्फ एक दशक में। और लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट का है सोलर में। भारत ने गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय भी स्थापित किया है। हाँ, ISA, जो 120 से ज्यादा देशों को सोलर एनर्जी अपनाने में मदद कर रहा है। ये आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। और विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा का क्या हाल है? पवन ऊर्जा में भी हम दुनिया में चौथे स्थान पर है, करीब 45 गीगावाट क्षमता के साथ। 45 गीगावाट विंड से? हाँ, अब तो समुद्र में टरबाइन लगाने यानी ऑफशोर विंड पर भी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर, जहां काफी संभावनाएं हैं। अच्छा, ऑफशोर विंड। हाँ, हाइड्रो पावर हमारी पुरानी ताकत रही है, करीब 4.5 गीगावाट, लेकिन अब बड़े बांधों को लेकर पर्यावरण और विस्थापन की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसलिए छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर जोर है। बायोमास और कचरे से बिजली बनाने जैसे क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है, पर क्या इस तेज रफ्तार में कोई चुनौतियां नहीं आ रही, कोई दिक्कतें? चुनौतियां तो हैं, और वो भी बड़ी हैं। देखिए, सबसे पहली है ग्रिड इंटीग्रेशन की। ग्रिड इंटीग्रेशन? हाँ, सोलर और विंड एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं बनती।
कभी धूप ज्यादा, कभी हवा तेज, कभी कम। इस उतार चढ़ाव वाली बिजली को मौजूदा पावर ग्रिड में संभालना एक तकनीकी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज जैसे बड़ी बैटरियों की जरूरत है, जो फिलहाल महंगी हैं। स्टोरेज की दिक्कत। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली बन तो रही है राजस्थान या गुजरात के रेगिस्तानों में, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है दूर बसे शहरों और इंडस्ट्रीज में। सही बात है। वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क चाहिए, जिसे अपग्रेड करने की जरूरत है। फिर जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, जो अक्सर विवादों में रहता है। लैंड एक्विजिशन और छोटे डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस करना भी आसान नहीं होता। फाइनेंसिंग की दिक्कतें हैं। समझ गए। अब रिन्यूएबल से आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज की बात करते हैं। फेम स्कीम का जिक्र होता है, जमीन पर क्या असर दिख रहा है उसका? फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम ने निश्चित रूप से ईवीज को बढ़ावा दिया है, खासकर सब्सिडी के जरिए। हाँ, सब्सिडी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में तो काफी तेजी आई है। हालांकि कुल वाहनों में इनकी हिस्सेदारी अभी भी कम है, लेकिन ग्रोथ रेट अच्छी है। कई राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से इंसेंटिव दे रही हैं और चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद कर रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव दिख रहा है। कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। लेकिन आम आदमी के लिए शायद सबसे बड़ी चिंता चार्जिंग की और गाड़ी की कीमत की होती है। वो एक बैरियर है। बिल्कुल, सबसे बड़ा बैरियर वही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अपर्याप्त हैं, खासकर हाईवे और छोटे शहरों में। रेंज की चिंता, जिसे कहते हैं रेंज एंग्जाइटी, वो एक हकीकत है लोगों के मन में। हाँ, कि बीच रास्ते में बैटरी खत्म ना हो जाए। एग्जैक्टली। दूसरी बात, बैटरी की लागत अभी भी ज्यादा है, जो ईवी को महंगा बनाती है। हालांकि बैटरी भारत में बन रही हैं, लेकिन सेल जैसे जरूरी पुर्जे अभी भी बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड हैं। तो घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर है। ठीक है, गाड़ियों से घरों और ऑफिसों की तरफ आते हैं। बिल्डिंग्स, क्या ग्रीन बिल्डिंग्स का चलन बढ़ रहा है भारत में? कितना पॉपुलर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? हाँ, बढ़ रहा है, खासकर नई कमर्शियल बिल्डिंग्स में। भारत की अपनी रेटिंग प्रणाली है GRIHA। GRIHA। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय लीड सर्टिफिकेशन भी काफी लोकप्रिय हैं। ये उन इमारतों को मिलती हैं जो ऊर्जा, पानी और मटेरियल का बेहतर इस्तेमाल करती हैं। भारत में अब तक 8 अरब स्क्वायर फीट से ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग एरिया रजिस्टर हो चुका है। 8 अरब स्क्वायर फीट? हाँ, काफी है ये तो। हाँ, नई इमारतों में अब कूल रूफ्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेहतर इंसुलेशन जैसी चीजें आम हो रही हैं। लेकिन घरों के मामले में, रेजिडेंशियल सेक्टर में, ये अभी उतना आम नहीं है। वजह वही है, शुरुआती लागत ज्यादा लगना, छोटे बिल्डरों और घर खरीदारों में जागरूकता की कमी और बिल्डिंग कोड्स का सख्ती से लागू ना होना। ये कुछ बाधाएं हैं। और कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट, शहरीकरण के साथ ये समस्या तो बढ़ती जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करने की बात होती है, उसमें क्या हो रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भारत सालाना करीब 16 करोड़ टन कचरा पैदा करता है। 16 करोड़ टन? हाँ, और ज्यादातर चीजों की रिसाइकलिंग रेट 30% से भी कम है, बहुत कम। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम है। EPR, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी? हाँ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल के बाद उसे वापस ले और रिसाइकिल करवाए। लेकिन इसे लागू करना मुश्किल साबित हो रहा है अभी भी। प्लास्टिक वेस्ट के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2022 में बैन लगा था। हाँ, वो बैन हुआ था। पर उसका असर कितना है जमीन पर, यह कहना मुश्किल है। एनफोर्समेंट एक मुद्दा है। अब प्लास्टिक कचरे को सड़क बनाने या सीमेंट भट्टियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने पर जोर है। एक राष्ट्रीय रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी का ड्राफ्ट भी है, जो मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल बढ़ाने की बात करता है। सर्कुलरिटी पर फोकस है। अब बात करते हैं खेती की। ये भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है, खासकर जब लगभग 45% लोग इसी पर निर्भर हैं? हाँ, खेती में बदलाव लाना हमेशा से जटिल रहा है। ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। सिक्किम तो दुनिया का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। हाँ, सिक्किम। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, उसे भी कई राज्य अपना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वाटर मैनेजमेंट बहुत अहम है। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बढ़ रहा है, पर अभी भी ये 15% से कम सिंचित क्षेत्र में ही है। बहुत कम कवरेज है। कोशिश ये भी हो रही है कि किसान पानी की ज्यादा खपत वाली फसलें
जैसे धान, गन्ना, इनकी जगह मिलेट्स और दालें उगाएं, जिसके लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार की बात होती है। लेकिन चुनौतियां तो होंगी इसमें भी। चुनौतियां बहुत हैं। छोटी जमीनें, उपज का अंतर, यील्ड गैप, बाजार तक पहुंच की कमी और क्लाइमेट चेंज का बढ़ता असर, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। उत्पादकता और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन साधना यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इन सब कामों के लिए रिन्यूएबल्स, ईवीज, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल खेती, भारी भरकम निवेश की जरूरत होगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अनुमान तो $10 ट्रिलियन का है 2050 तक नेट जीरो के लिए। ये पैसा आएगा कहाँ से? हाँ, ये $ट्रिलियन सवाल है। बिल्कुल, पैसा जुटाने के कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। देखिए, सरकारी स्तर पर देखें तो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, जो कोयला सेस से बनता है, हाँ, कोल सेस वाला, उससे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को मदद मिलती है। कई राज्य सरकारें जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु खुद भी काफी निवेश कर रही हैं अपनी नीतियों और कंपनियों के जरिए। आईरीडा जैसी सरकारी संस्थाएं कम ब्याज पर लोन देती हैं। ठीक है। निजी क्षेत्र से भी काफी पैसा आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) रिन्यूएबल्स में सालाना $10 अरब से ज्यादा आ रहा है। $10 अरब सालाना? हाँ, FDI। देश के बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स जैसे अडानी, रिलायंस, टाटा ने भी बड़े ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान घोषित किए हैं, अरबों डॉलर के। सीबी ने भी एक अहम कदम उठाया है। टॉप लिस्टेड कंपनियों के लिए BSRS यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। BSRS रिपोर्टिंग? हाँ, इससे वे अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं और ग्रीन बॉन्ड से भी अब तक $20 अरब से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। पैसा आ तो रहा है, लेकिन क्या ये काफी है और क्या ये सही जगह पहुंच रहा है, खासकर छोटे उद्योगों तक, SMEs तक? नहीं, अभी ये काफी नहीं है, ये बात तो साफ है। और पहुंच में भी दिक्कतें हैं। खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों यानी SMEs को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लोन मिलना मुश्किल होता है। बैंक इसे अक्सर ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं। हाँ, रिस्क ज्यादा लगता है उन्हें। बिल्कुल। इस कमी को पूरा करने के लिए अब ब्लेंडेड फाइनेंस यानी सरकारी और निजी पैसे का मिश्रण, गारंटी फंड्स जैसे नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि SMEs तक फाइनेंस पहुंचे। अब जरा इस बदलाव के सामाजिक असर पर बात करते हैं। क्या ये ग्रीन इकोनॉमी नई नौकरियां पैदा कर रही है, और जो लोग पुरानी इंडस्ट्रीज जैसे कोयला में काम करते हैं उनका क्या होगा? ये एक चिंता का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके दो पहलू हैं। अच्छी बात यह है कि ग्रीन जॉब्स बन रहे हैं। ग्रीन जॉब्स? हाँ, अकेले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 7 लाख से ज्यादा सीधी नौकरियां हैं, डायरेक्ट जॉब्स, और सप्लाई चेन वगैरह में और भी ज्यादा। एक अनुमान है कि 2030 तक 34 लाख नौकरियां सिर्फ इसी सेक्टर में बन सकती हैं। 34 लाख? हाँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पर इंडस्ट्री की जरूरत और वर्कफोर्स की क्षमता में अभी भी गैप है। स्किल लोग तैयार करना एक चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, जस्ट ट्रांजिशन यानी न्यायपूर्ण परिवर्तन का मुद्दा बहुत गंभीर है। जस्ट ट्रांजिशन? हाँ, खासकर कोयला खदान वाले इलाकों के लिए, जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। जब कोयला खदानें धीरे धीरे बंद होंगी तो लाखों लोगों की रोजी रोटी छिनेगी। उनके लिए नई स्किल सिखाने और रोजगार के दूसरे मौके बनाने की ठोस योजना बनानी होगी, ताकि कोई पीछे न छूटे। ये ट्रांजिशन फेयर होना चाहिए। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस ग्रीन ग्रोथ का फायदा सबको मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ। महिलाओं की भागीदारी ग्रीन जॉब्स में भी कम है। हाँ, महिलाओं के लिए क्या हो रहा है? उनके लिए सोलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में टारगेटेड प्रोग्राम चाहिए। आदिवासी समुदाय जो जंगलों पर निर्भर हैं, उन्हें संरक्षण के प्रयासों में भागीदार बनाना जरूरी है, जैसे वन अधिकार कानून है, वन धन योजना है। शहरी इनफॉर्मल सेक्टर के कचरा बीनने वालों को फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल करना और उन्हें सोशल प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है। ये सब लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा, जाहिर है कई बाधाएं होंगी। सबसे बड़ी बाधाएं या रुकावटें क्या नजर आती हैं आपको? बाधाएं कई स्तरों पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली में देखें तो अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी एक बड़ी समस्या है। कोऑर्डिनेशन गैप्स, राज्यों की क्षमता में भी काफी अंतर है। कुछ राज्य ज्यादा सक्षम हैं, कुछ कम। पॉलिसी में बार बार बदलाव से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रुकता है। निवेशक स्थिरता चाहते हैं। हाँ, पॉलिसी अनिश्चितता। बिल्कुल। जमीन अधिग्रहण मुश्किल और विवादित रहता है। पर्यावरण नियमों का पालन करवाना यानी एनफोर्समेंट वो कमजोर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर केसों का बोझ बहुत ज्यादा है।
टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर? हाँ, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर देखें तो बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज जरूरी है रिन्यूएबल्स के लिए, पर वो अभी महंगा है। ग्रिड स्केल स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी वाले राज्यों से बिजली दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क काफी नहीं है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। शहरों में पानी की पाइपलाइन पुरानी है, 40-50% तक लीकेज है, और गंदे पानी को साफ करने यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता जरूरत से बहुत कम है। और आर्थिक बाधाएं, पैसे की कमी के अलावा इकोनॉमिक यानी आर्थिक बाधाएं भी हैं। फॉसिल फ्यूल्स पर सब्सिडी जैसे केरोसिन, एलपीजी, बिजली पर वो अभी भी जारी है। इससे क्लीन एनर्जी को सही प्राइस सिग्नल नहीं मिलता। बिजली बांटने वाली कंपनियों डिस्कॉम्स की खस्ता माली हालत एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो क्लीन एनर्जी खरीदने से हिचकती हैं, और ब्याज दरें ज्यादा होने से ग्रीन प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और सामाजिक पहलू, लोगों की आदतें। हाँ, आखिर में सोशल और बिहेवियरल यानी सामाजिक और व्यवहारिक पहलू। बढ़ता मिडिल क्लास ज्यादा एनर्जी वाली लाइफस्टाइल अपना रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के बावजूद कार ओनरशिप तेजी से बढ़ रही है। आम लोगों और कई बार पॉलिसी मेकर्स में भी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स की समझ सीमित है, और पुरानी इंडस्ट्रीज अक्सर नई ग्रीन टेक्नोलॉजी का विरोध करती हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, आदतें बदलना वाकई मुश्किल काम है। वैश्विक स्तर पर भारत की क्या भूमिका है सब में? दुनिया हमें कैसे देख रही है? भारत वैश्विक मंच पर एक मुखर और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं, अपने एनडीसीज, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसीज, हाँ, जिनमें 2030 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी 2005 के लेवल से 45% कम करना, 50% बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से पाना, और जंगलों के जरिए 2.5 से 3 अरब टन CO2 सोखने की क्षमता बनाना शामिल है। भारत हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर जोर देता है, यानी साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। बिल्कुल, कि विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी ज्यादा है। भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहल भी शुरू की है, जो देशों और संस्थाओं को रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है, और लगातार विकसित देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सालाना 100 अरब क्लाइमेट फाइनेंस की मांग करता रहा है। चुनौतियां तो बहुत हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन भविष्य में क्या नए अवसर दिख रहे हैं जहां भारत शायद लीड ले सकता है? कुछ रोमांचक एरियाज। हाँ, कई रोमांचक अवसर उभर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रीन हाइड्रोजन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। ग्रीन हाइड्रोजन? हाँ, भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, और लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन टन सालाना उत्पादन करके ग्लोबल हब बने। इसका इस्तेमाल खाद, स्टील और भारी ट्रांसपोर्ट जैसे मुश्किल सेक्टर को ग्रीन बनाने में हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, पानी की उपलब्धता और स्टोरेज अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। कार्बन मार्केट्स का भी जिक्र होता है। हाँ, कार्बन मार्केट्स का विकास हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन से देश में कार्बन ट्रेडिंग का रास्ता खोला है, यानी कंपनियां उत्सर्जन कम करके कार्बन क्रेडिट कमा और बेच सकती हैं। जंगलों, रेड प्लस और मैंग्रोव ब्लू कार्बन से कार्बन सोखने की भी काफी क्षमता है। और टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे AI, IoT, स्मार्ट ग्रिड, ये सब एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में बहुत मदद कर सकती हैं। खेती में ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल, जिसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर कहते हैं, वो पानी और खाद बचा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कचरा पैदा करने वालों को रिसाइकलर से जोड़ सकते हैं। और एक और अहम एरिया है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, DRE। यानी छोटे स्तर पर खपत के नजदीक बिजली बनाना, जैसे रूफटॉप सोलर। इसकी क्षमता 100 GW से ज्यादा है, पर इस्तेमाल 10% से भी कम हुआ है अभी। आसान नेट मीटरिंग और फाइनेंसिंग मॉडल इसे बढ़ा सकते हैं। दूरदराज के इलाकों के लिए मिनी ग्रिड और सोलर होम सिस्टम बहुत कारगर हो सकते हैं जहां ग्रिड नहीं पहुंचा है। क्या कुछ राज्य अपनी स्तर पर भी कुछ अनोखा या नया कर रहे हैं जिनसे दूसरे राज्य सीख सकते हैं? कोई स्टेट लेवल इनोवेशन? बिल्कुल, कई राज्य आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केरल का जिम्मेदार पर्यटन मॉडल है। गुजरात की सोलर एनर्जी में लीडरशिप तो है ही। सिक्किम का पूरी तरह ऑर्गेनिक बनना एक मिसाल है। या हिमाचल प्रदेश का छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का मॉडल, जिसमें स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर भी इनोवेशन संभव है और जरूरी भी है। यानी अलग राज्य अलग तरीके अपना रहे हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है?
भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है संक्षेप में? निचोड़ यही है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद एक निर्णायक रास्ते पर है, जहां चुनौतियां भी विशाल हैं और अवसर भी उतने ही बड़े। रिन्यूएबल एनर्जी में जो सफलता मिली है वो दिखाती है कि तेज बदलाव संभव है अगर इच्छा शक्ति हो तो। हाँ, वो उम्मीद जगाती है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नेंस, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक समावेशन जैसी गहरी और सिस्टमिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए लगातार राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारी निवेश, तकनीकी इनोवेशन और सबसे बढ़कर एक समावेशी दृष्टिकोण की जरूरत होगी जो किसी को पीछे ना छोड़े। ग्रीन इकोनॉमी भारत को न सिर्फ पर्यावरण बचाने का बल्कि ज्यादा कुशल, टिकाऊ और न्यायसंगत विकास का रास्ता दिखाती है। भारत इसमें सफल होता है या नहीं, इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य पर पड़ेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतने बड़े राष्ट्रीय बदलाव में हमारे व्यक्तिगत कंजम्पशन पैटर्न्स और हमारी रोजमर्रा की पसंदीदगी किस तरह योगदान दे सकती हैं या शायद अनजाने में बाधा डाल सकती हैं। इस पर विचार करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। जनरल स्टडीज के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।